बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, नया पाकिस्तान बना या नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ कि आम आदमी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जानना चाहता है। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब काफी अरसे बाद एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है कि जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बेशक ट्विटर के जरिए ही लोगों को आगाह जरूर करता रहता है। इसका मतलब यह है कि वह अवामी राय के बारे में, अवाम के मसाइल के बारे में अगर कोई आगाही देना चाहता है तो ये एक अच्छा मामला है। हम मौजूद होंगे अकील करीम डेडी साहब के पास, मारूफ ताजिर है, स्टॉक के बहुत बड़ा एक नाम है। उनसे पूछेंगे कि वो मुल्क की मईशत को किस तरफ जाता देख रहे हैं। डेडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बड़ी मेहरबानी। कोरोना वायरस की एक बड़ी तवील हम देख रहे थे कि वेव थी, लॉकडाउन था, सारी चीजें थी। उसके बाद मईशत खुली। हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि हमने मईशत खुलने के बाद अपनी पॉलिसीज की वजह से मुल्क को उस तरफ ले गए कि जहां पर एक तरक्की का जो धारा था वो बह पड़ा है और तरक्की की शाहराह के ऊपर मुल्क की गाड़ी अब चल पड़ी है। आप क्या समझते हैं कि मईशत जो है वो बेहतर हुई है? मेरा तो ख्याल है बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ बेहतर हुई है, पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त पॉलिसी बनी है। पाकिस्तान इस वक्त राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। जो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी मुश्किल वक्त था, तो मुश्किल वक्त कुछ बेहतरी में तब्दील हो चुका है और ये सफर आगे बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन अकील भाई, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें साथ साथ हैं। मुर्गी की कीमत की अगर बात कर लें तो वो 400-500 रुपए किलो है। चीनी की कीमत, बहरान पे बहरान आते हैं, कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान। महसूस ऐसा होता है कि इंतजामिया जो है वो उतनी मजबूत नहीं है। अगर ये सब कुछ मजबूत नहीं है तो फिर मईशत कैसे तरक्की करेगी? मैं आपको बताता हूँ महंगाई क्यों आई, ये पता होना चाहिए। महंगाई का ताल्लुक जो है वो कोविड से बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से दुनिया की कमोडिटीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब पाम ऑयल उठा ले, वीट उठा लें और कोई भी कमोडिटीज ले लें, उन सब की प्राइस काफी बढ़ गई है। इवन मिल्क पाउडर भी ले लें। और वो क्यों बढ़ी? क्योंकि कोविड की वजह से सप्लाई रुकी। अब अगर हम ये कहें कि सिर्फ ये पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है तो ये ज्यादती होगी। पूरी दुनिया के, अब तो मीडिया माशाल्लाह इतना वाइब्रेंट है कि पूरी दुनिया के हर चीज के फिगर उंगलियों पे लोगों के पास होते हैं। आप अप्रिशिएट करें कि गवर्नमेंट ने इस महंगाई का जो कि मुश्किल टाइम में मुकाबला किया। ठीक। उनको वीट इंपोर्ट करनी पड़ी, उनको शुगर इंपोर्ट करनी पड़ी, उनको कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी और इसके बावजूद इन्होंने अपनी इकोनॉमी के नंबर्स को नीचे नहीं आने दी। अब हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन के नंबर हायर साइड को देखो तो आज उससे नीचे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन के नंबर ऊपर है। आज भी अगर इन्फ्लेशन के नंबर लो तो 8.3 है, लगता है 8.5 तक जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं और फिर महंगाई का पैसा किसको जा रहा है? फार्मर्स को जा रहा है। फार्मर्स भी तो पुअर है। वीट का पैसा मिडलमैन को जा रहा है कि फार्मर को जा रहा है? फार्मर्स को जा रहा है। मिडलमैन भी खाता होगा, मैं ये नहीं कहता। फार्मर्स को शुगर केन महंगा हो गया, आप कहते हैं चीनी सस्ती हो जाए, लेकिन आप गन्ने की प्राइस के बारे में क्यों नहीं जिक्र करते जो बहुत महंगा हो गया, जिसका डायरेक्ट फार्मर्स को फायदा होता है। तो दो चीजें बताएं। अगर आप ये कहें कि जो 100 रुपए का गन्ना है वो 350 का भले बिके, लेकिन चीनी 70 रुपए की 90 रुपए ना हो, तो बिल्कुल तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। रिपोर्टिंग देखें, हाफ रिपोर्टिंग हमें नुकसान पहुंचाती है और चीनी का इंपैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ सकता, ना गुर्बत पे पड़ेगा। चीनी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आप वीट के बारे में बताएं। हाँ, वीट इफेक्ट करती है, हर आदमी को करती है, सबसे ज्यादा वीट करती है। लेकिन आज भी गवर्नमेंट 38 रुपए की वीट दे रही है। अगर फ्लोर मिल वाला वो वीट लेके बेईमानी करता है तो हम सबको उनका मुकाबला करना है। किसका काम है बेईमानी को रोकना? गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है। पंजाब में तो आटा 20 किलो अभी भी 900 रुपए में मिल रहा है, 1000 रुपए में अभी भी मिल रहा है, सिंध में नहीं मिल रहा। तो मेरा ये ख्याल है ये नजर हमें रखनी है। जो फ्लोर मिल चल नहीं रही उसको कोटा क्यों मिल रहा है? बिल्कुल ठीक, ये रोकना चाहिए। लेकिन ये इंतजामी गिरफ्त भी यही वीट अगर आप 2.5 साल या 3.25 साल पहले जाए तो हमने 17 रुपए में गवर्नमेंटों ने बेची है, पंजाब गवर्नमेंट ने बेची है, सबने बेची। तो 17 रुपए की बेची थी, लेकिन खरीदी थी 34 रुपए की और बेची 17 रुपए में थी। तो देखिए मसाइल आते हैं। ये एक्सीडेंट था कोविड और उसने सबको हिला दिया।
बिल्कुल ठीक। लेकिन गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी भी है। अगर गवर्नमेंट ना खड़ी हुई होती ना, देखिए गवर्नमेंट ने अपना एहसास प्रोग्राम जारी रखा, गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को दी, गवर्नमेंट एजुकेशन पे लोगों के लिए काम कर रही है, तो हमें उनके जो अच्छे काम है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। गलतियां हर गवर्नमेंट से होती है, मुमकिन है इनसे भी कोई छोटी मोटी गलती हुई हो, लेकिन फिलहाल मुझे कोई ऐसी गलती नहीं दिखती कि मैं उनका गिरेबान कहूं। लेकिन अकील करीम रेड्डी साहब, आप क्या समझते हैं कि वो 1 2 3 4 साहब, आप खुद नंबर्स के आदमी हैं, आप क्या समझते हैं कि 1 2 3 4 कौन से ऐसे स्टेप थे कि जिसकी वजह से मईशत ठीक डायरेक्शन में गई? एक नहीं, 100। चले 5 10 हम कौन से समझ सकते हैं? नंबर 1 जो सबसे बड़ा स्टेप इन्होंने लिया, जिसको जितना भी आप अप्रिशिएट करें कम है, कि आपके करंट अकाउंट को बेहतर किया इन्होंने पॉलिसी बनाई, आपके ट्रेड डेफिसिट को कम किया, आपके रेमिटेंस को बढ़ाया, आपका जो लॉसेस थे उसको बचाया, इंडस्ट्री का रिवाइवल किया। एक एक करके अकील करीम रेड्डी साहब हम चीजों को जरा कर लेते हैं ना। आप जहां पर कह रहे हैं, आपसे असल में बात करने में हमें कन्वीनियंस रहती है कि आप बात को सुनकर उसके ऊपर सही जवाब दे सकते हैं पॉइंट से। देखिए, अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में अगर आप तरक्की का पूरा रास्ता रोक देंगे, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, नई मशीनरी नहीं आएगी, तमाम चीजें रुक जाएंगी अपनी जगह, तो अल्टीमेटली अकाउंट में पैसे रहने एक्सपेंशन भी हाईएस्ट पिछले 50 साल में हाईएस्ट एक्सपेंशन हुई है। लिख के राइटिंग किस जगह पर, किस जगह पर, किस सेक्टर में? हाउसिंग में कौन सा सेक्टर है? टाइल्स को उठाओ, केमिकल को लो, वीविंग को लो, स्पिनिंग को लो, गारमेंट को लो, कुछ भी आइटम को उठा के ले लो। अखिल भाई, गारमेंट्स की गिरदी आपने सारी चीजें बता दी, कॉटन भी बता दिया, स्पिनिंग भी बता दिया, एक एक करके इसको कर लेते हैं ना, आपसे बड़ा आसानी से बात हो जाएगी हमारी। सीमेंट, मुझे ये बताए ना कि कौन से मुल्क में ऐसे तरक्याती प्रोजेक्ट्स आए कि जिनकी वजह से हम कहेंगे जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा? टेक्सटाइल मिल मेरी थी, आपकी थी, इसकी थी, इसकी थी, इसका पैसा लगा। कौन से प्रोजेक्ट्स आए, कौन से मोटरवेज बन गए, कौन सी मशीनरी आई, कौन से एयरपोर्ट्स बन गए? तरक्की का पहिया तो वहीं रुक गया कि जहां पर जो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में रुका हुआ था। मैं उनकी सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे चीज नजर आती थी। मैं एक आम आदमी वाली बात कर रहा हूं। नहीं भैया, उसको नहीं कहते आप लोग रोड बना दी, भैया उसको कहता है कि चले तो कुछ दे। सर, मुझे सस्ता आटा दे, मुझे सस्ती चीनी दे, मुझे सस्ता घी दे, मुझे कुकिंग ऑयल ना मिल रहा हो तो बहुत महंगा मिल रहा हो, मुझे मुर्गी ना मिल रही हो, मुझे दालें ना मिल रही हो। ये सारी चीजें जब मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं यही सोचूंगा कि तरक्की नहीं हो रही। आम आदमी का तो उससे ताल्लुक है। मुर्गी 200 रुपए में मिलती थी, आज 400 हो गई है। फर्क ये है ना। कमिश्नर साहब की किताब में तो अभी भी 200 ही है। ठीक है, कमिश्नर की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन मुर्गी का ट्रेंड चलता है। जब बीमारी आती है महंगी हो जाती है, जब बीमारी खत्म होती है सस्ती हो जाती है। चूजा 3 रुपए की भी बिकता है और 75 रुपए का भी बिकता है। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? तो डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है और कुछ बीमारी से उसका ताल्लुक है। रोज आप मुझे टमाटर की बात करते थे, आज आप टमाटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बिकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ, हम हाइप क्रिएट करने से बेहतर है कि हम लोगों को, सोसाइटी को थोड़ा सा समझाएं। ठीक है कि जहां भी डिमांड बढ़ रही हो ना, उसको रोकने में पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर कोई चीज सप्लाई कम होती है ना तो लोग भी ताउन करें। चले अकील भाई, रेमिटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। आ जाए। लोग पाकिस्तान आ नहीं रहे, पाकिस्तान से जा नहीं रहे। जाहिर है कि उन्होंने पैसा यहीं पर भेजना है। मेरा भाई, मेरा कोई जानने वाला अगर मुल्क से बाहर था, मुझे पैसे भेजा करता था। पहले वो साल में एक दफा चक्कर लगाता था, अपने साथ पैसे लाता था, मैं यहाँ से डॉलर लेके जाता था। ये सारी चीजें जब रुक गई तो रेमिटेंसेस बढ़ गई। यही सबब है। ये आप समझते हैं इसमें कोई पॉलिसी का अमल दखल? तो मुझे एक बात बताए ना, आप लोग तो कह रहे हैं सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग वापस आ रहे हैं, रेमिटेंस कैसे बढ़ा? रेमिटेंस बढ़ता है कॉन्फिडेंस से। रेमिटेंस कॉन्फिडेंस से बगैर नहीं बढ़ सकता। कॉन्फिडेंस किस वजह से आया? कि आज आपका रुपया स्ट्रांग है, आज आपका रुपया एक्चुअल वैल्यू पे है, आज आपका रुपया अंडर वैल्यू है। लोगों को डर नहीं है डिवैल्यूएशन होगा, इसलिए लोग भेज रहे हैं। आज अगर आप रुपये को ओवर वैल्यू कर दो तो कोई नहीं भेजेगा, सब बोलेंगे पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन हो रहा, मैं क्यों भेजू भाई? तो ये वजह है। जो आप कह रहे हैं वो वजह नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो वजह नहीं है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का हाई हो रहा है, लोगों को अपने मुल्क के ऊपर ट्रस्ट है, लोगों को अपनी करेंसी पे ट्रस्ट है, इस वजह से लोग भेज रहे हैं। उनको ये डर नहीं है कि आज मैं $1,00,000 भेजूंगा तो कल ये रुपये
200 रुपए का हो जाए। लोगों को ये पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का रुपया, आपकी सेंट्रल बैंक एक्टिव है, उसने एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू पे रुपये को रखा हुआ है ताकि आप रेमिटेंस भेजें, ताकि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। आप ये देखें कि पाकिस्तान चेंज पाकिस्तान है इस वक्त। मॉर्गेजेस अब आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आप मुझे बताओ, लो हाउसिंग में अब काम होना शुरू हो गया है, हाउसिंग सेक्टर में काम होना शुरू हो गया है, बैंकों का डिपॉजिट बढ़ना शुरू हो गया है, एक्चुअल वैल्यू पे आपकी जीडीपी आनी शुरू हो गई है। ये सब कहाँ था भाई? तो आप समझते हैं कि पहले जो कुछ भी था वो मसनूई अंदाज में था? मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा। पहले के हालात के हिसाब से जो इकोनॉमिक मैनेजर थे, शायद उन्होंने कोई मजबूरन ओवर वैल्यू रखा था रुपये को, जिसकी वजह से लोगों को डर था। लेकिन आज हमारे लोग जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया है। उन्होंने किसी भी आर्टिफिशियल चीज को इकोनॉमी में घुसने नहीं दिया। हर वो डिसीजन लेते हैं जो मुल्क के इंटरेस्ट में होता है, और उसी की वजह से आज आपके रिमिटेंस बढ़ गए, उसी की वजह से आज आपके रिजर्व बढ़ गए, उसी की वजह से आपकी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ गई, उसी की वजह से लोग बोरोइंग करना शुरू कर चुके हैं, इसी की वजह से आपकी एक्सपेंशन ह्यूज हो रही है। अगर आप फिर ये कहें कि आप 4 रोडें बना दो और सब्सिडी दे दो ताकि मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। हुकूमत की एक्सपेंशन अकील भाई आपने बतानी है कहाँ पे हो रही है? देखें, मैं आपको एक स्टेट कहाँ एक्सपेंशन कर रहा है? स्टेट का काम नहीं है धंधा करना। स्टेट का काम है आपको माहौल प्रोवाइड करे, एक फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, उसमें आपकी रेटिंग बेहतर हुई है। मूडीज ने अब आपकी तारीफ की है। हमारे लोग कहते हैं कि ग्रोथ नहीं आएगी, हमारे सियासतदान को आप छोड़ दें। मूडीज कह रहा है कि पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर 4% से ज्यादा ग्रोथ आएगी। तो क्या आपके लिए इससे अच्छी और क्या बात होगी? मूडीज रेटिंग एजेंसी कह रही है कि 4% पाकिस्तान ग्रो करेगा। आप कहते हैं IMF नहीं कह रहा। नहीं अकील भाई, अगर मुल्क तरक्की करेगा तो उसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, मुझे भी खुशी है, आपको भी खुशी है। नहीं कर रहा है। एक ब्रेक लेके मैं दोबारा आपकी तरफ हूँ। हम भी थोड़ा सा जो है वो कुछ मुल्क की तरक्की के साथ साथ चैनल भी तरक्की करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मौजूद है अकील करीम डेडी साहब के साथ। पाकिस्तान की मईशत पे, उसकी तरक्की के जो हालात हैं, अगर वो कोई पैदा हुए हैं तो उसके ऊपर बात हो रही है। डेडी साहब बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर बहस किसी और तरफ चली गई थी, स्टॉक मार्केट की तरफ इसको लेकर आते हैं। चलती हुई स्टॉक मार्केट थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, सेनेट इलेक्शन होता है, स्टॉक मार्केट एकदम नीचे की तरफ आती है। इतनी फ्रेजाइल स्टॉक मार्केट क्या सिर्फ पाकिस्तान की है या दुनिया भर में होती है? देखिए, दुनिया में ये सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इम्पैक्ट करती है और फ्यूचर प्लानिंग भी, और जो हो रहा है वो भी। अभी वो मार्केट गिरी है जब से बातें शुरू हुई हैं, लॉन्ग मार्च, फिर आपके यहाँ गवर्नमेंट, मतलब आने और जाने की जब बातें शुरू होंगी तो आने जाने की बातें होती है तो डेफिनेट मार्केट पे उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है। दूसरा, IMF के हवाले से भी बातें आई कि IMF ने कहा है कि बहुत सारी सब्सिडी विड्रॉ की जाए, ये भी एक इम्पैक्ट था। लेकिन मार्केट ने काफी बड़ा जंप लिया था, तो करेक्शन भी मार्केट में ड्यूब थी। अच्छा, किस वजह से जंप लिया था? देखिए, मार्केट में मैंने कहा ना कि इस वक्त सारी कंपनी के जो कॉर्पोरेट रिजल्ट इस वक्त आ रहे हैं, अनबिलीवेबल रिजल्ट आ रहे हैं ना। पहले कभी आए कि लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो अनाउंसमेंट आए, और वो तो किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं। लेकिन अकील भाई, बड़ी कंपनियां बड़ी हो रही हैं स्टॉक मार्केट में, छोटी छोटी हो रही हैं, बड़ा जो है वो पूरा शेयर खाते जा रहा है मार्केट का, तो तरक्की जो है वो बड़े के उसमें हो रही है। इसको हम इस तरह नहीं कह सकते, इसको हम इस तरह कह सकते कि बड़ी होती काम करके अपने आप को बड़ा करने के लिए वो बैठे हुए, और छोटी कंपनियां छोटी नहीं हो रही, छोटी भी कुछ मोटी हो रही है। अच्छा, ठीक है ना। अब क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं सेक्टर बताता हूँ ना, बहुत सारे। मैं अब IT सेक्टर में छोटी सी कंपनी की बात करता हूँ। एक सिस्टम लिमिटेड कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी। ठीक। आज माशाअल्लाह इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे, आपके हौस आवाज उड़ जाएगी। क्या सबब था? गवर्नमेंट ने क्या किया था उसमें? मेरी बात सुनो। अब गवर्नमेंट कोई ये तो नहीं है कि हर चीज आपको आके खुद करके अच्छा, किस पॉलिसी ने उसको फायदा दिया था? IT। ठीक है, IT की पॉलिसी ने, आप समझते हैं पाकिस्तान में IT सेक्टर ग्रो कर रहा है।
इस साल $1 बिलियन की अमीन भाई हमारी, खुश हो जाएंगे आपकी बात। इस साल $1 बिलियन हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। आपको ये पता है पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, आपको यकीन नहीं आएगा कि कितनी ग्रोथ आ रही है। और आप एक पाकिस्तान की टीआरजी कंपनी है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आज से पहले आप देखते तो 5.5-6 बिलियन रुपए थी। आज अगर उसकी आप कैपिटलाइजेशन उठा के दे तो 75 बिलियन रुपए है। ठीक, तो ये तो बहुत छोटी कंपनी थी, ये तो बहुत बड़ी हो गई है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि छोटी हो गई है और बड़ी हो गई है, ऐसा नहीं है। छोटी भी बड़ी हो रही है और बड़ी भी बड़ी हो रही है। स्टॉक मार्केट का एतमाद कैसे बहाल हुआ है? मिडिल क्लास भी डेवलप हो रही है। स्टॉक मार्केट का एतमाद अगर ना होता ना तो ये वॉल्यूम कभी भी ना बढ़ते। स्पेकुलेशन होती है और पार्ट ऑफ मार्केट है स्पेकुलेशन, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एतमाद बेहतर हो रहा है। रेगुलेटर नजर रख के बैठा हुआ है, फ्रंट टाइम रेगुलेटर अपना रोल प्ले कर रहा है, ब्रोकर एसोसिएशन अपना रोल प्ले कर रही है। हर जगह पे कुछ न कुछ बेहतरी हुई है। मैं ये नहीं कहता, पहले मार्केट में बहुत कुछ। डेडी साहब थोड़ा सा इसको मजीद रिफ्रेश कर लेते हैं। हुकूमत का क्या रोल है इसके अंदर? हुकूमत की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है? सपोर्ट हुकूमत जब देती है तो आप काम कर सकते हैं। अगर हुकूमत इंटरफेरेंस करती है ना तो मामला फिर खराब होते हैं। क्या आप समझते हैं इंटरफेरेंस कम की गई है? नंबर स्टेट 1, बैंक गवर्नर को देखें, अपनी जगह वो एक्टिव है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज अपना रोल प्ले कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना रोल प्ले कर रही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री अपना रोल प्ले कर रही है। पहले ये होता था कि आप ब्लैक इकोनॉमी और व्हाइट इकोनॉमी दोनों साथ चल रही थी, पैरेलल चलती थी। ठीक है। अब आप देखें कि ब्लैक इकोनॉमी काफी पीछे चली गई और आपकी जो एक्चुअल इकोनॉमी है आगे जा रही है। अब बैंकों के डिपॉजिट बढ़ना शुरू हो गए। पहले लॉकर्स में पैसे ज्यादा होते थे, अब लॉकर्स से पैसे बाहर निकल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लगने शुरू हो गए। आप सिर्फ ये देखें कि इस साल जितनी एक्सपेंशन हुई है पिछले 50 साल में नहीं हुई। तो ये क्या चीज इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल है। बाहर से आ रही है पाकिस्तान नहीं, बाहर के बारे में मैं ये नहीं कह सकता आ रही है, लेकिन पोर्टफोलियो में हमारे यहाँ आउटफ्लो बहुत हुआ है। इनफ्लो के बहुत चांसेस है, क्योंकि जब आपके रुपी स्ट्रॉन्ग होता है ना तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गवर्नर स्टेट बैंक की आपने बात की, अखिल भाई लगे हाथ तो एक सवाल आपसे ये भी कर लूं। लोग कहते हैं कि शरह सूद इतनी बुलंद रखी कि लोग यहाँ से कमा के हॉट मनी लेके निकल गए। उस टाइम पे अगर मॉनेटरी टाइटनिंग वो ना करता ना तो आप रोड पे चल भी नहीं सकते थे। आपका मुल्क $35 बिलियन ट्रेड डेफिसिट पे चला गया था। आपका करंट अकाउंट इतना ऊपर चला गया था कि अगर आप टाइटनिंग में ना जाते ना तो रिवर्सल आज ना देखते। फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने अपनी इंपोर्ट को कम किया और वो सक्सेसफुल हुए। इसके बाद उन्होंने मॉनेटरी ईज ऑन की, उसके बाद उसमें भी आप कामयाब हुए। उन्होंने किया, कोविड ने करवा दी। मेरा ख्याल है कि इन्फ्लेशन के नंबर अगर नीचे नहीं आते तो वो नहीं कर सकते थे। कोविड एंड इन्फ्लेशन, बहुत इन्फ्लेशन भी नीचे आया था, हायर साइड पे जाने के बाद नीचे आया था। ठीक, तो दोनों चीजें कंबाइंड हुई और हालात का फायदा भी उठाया। सबसे बड़ी ये बात देखें कि आप इतने ह्यूज डेफिसिट में जाने के बाद वापसी तो हुई है ना आपकी। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, आपके रिजर्व $13 बिलियन थे, आज $21 बिलियन है। तो ये फर्क आप देख तो रहे ना, ये कोई जाली फर्क तो नहीं है। फिर आपका रुपये भी इस वक्त स्ट्रांग है। आज आपको आप इंटरबैंक को उठा के देखें और इंटरबैंक से बाहर आपको रुपये और डॉलर की पेरियोडिटी में 5-10 पैसे का फर्क मिलेगा। बिल्कुल ठीक। कभी कभी तो हम इंटरबैंक से नीचे ट्रेड होता है पॉप मार्केट में। बिल्कुल ठीक। तो ये कामयाबी तो है ना इनकी। फिर आपने जो भी पॉलिसी बनाई है वो सारी पॉलिसी कामयाबी से जारी है ना। आप मुझे बताएं, डेयरी आपका परफॉर्म कर रहा है, लाइव स्टॉक आपका परफॉर्म कर रहा है, सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो गई है। आप और बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले कभी भी सिर्फ एक जगह पे मुझे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ हो गया। आपने कहा डेयरी परफॉर्म कर रहा है,
लोग कहते हैं कि 80 रुपए से दूध 130 रुपए चला गया, सिर्फ कराची की बात करें, इस्लामाबाद में भी इसके करीब करीब मेरे बिक ख्याल रहा से आप 80 रुपए गलत बता रहे हैं। 96 रुपीज से 130 रुपए आप कह सकते हैं, चले 80 से 130 नहीं कह सकते। तो परफॉर्म अमीर होने की सूरत में कर रहा है और लोगों के ऊपर बोझ डालने की सूरत में कर रहा है। आप जाके ये देखें कि डेयरी में कौन कौन लोग आए। पहले तो बेचारे छोटे लोग आते थे, 4, 5, 10, 100, 50 भैंसे लेके आप इन्वेस्टमेंट दूध के उसमें कह रहे हैं कि आप ये देखें कि अब इंडस्ट्री बन गई है। वो उसमें जो लकी ग्रुप आया हुआ है, उसमें मंशा ग्रुप आया हुआ है, उसमें सफायर ग्रुप आया हुआ है, उसमें जागीर तरीन ग्रुप आया है। वो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। इसका लोगों को और फायदा इसका होगा। फायदा आपको डेफिनेट होगा, आज नहीं तो 5 साल के बाद ये तो मल्टीप्लाई, हर साल डबल और डबल डबल इस तरह चलती है ना। तो ये इंडस्ट्री तो पाकिस्तान को बहुत आगे ले कीमतों में जाएगी। कमी की सूरत में हो सकेगा इजाफा? हाँ। कीमतों में कमी की सूरत में इजाफा हो देखिए, सकेगा? कीमत जब एक दफा हमारी जो इस वक्त हम जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसको हम बचा लें, हमारे मुल्क की प्रॉब्लम क्या है, दुनिया के 3rd या 4th लार्जेस्ट है मिल्क में। और इसकी वजह हमारे जो इलाके हैं ना, उन इलाकों में फैसिलिटीज नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर हम ये सारी चिलर वगैरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो रूरल एरिया में लेते हैं, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान 1 ट्रिलियन रुपया साल का बचा सकता है सिर्फ इस इंडस्ट्री से। यानी कि लोगों को सिर्फ मजाक समझना और हंसना नहीं चाहिए जब खान साहब कहते हैं कि गाय भैंस पालें और मुर्गी पालें और कट्टा पालें। आपको पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? 60 बिलियन लीटर हम प्रोड्यूस करते हैं और उसमें से 20 बिलियन लीटर आपका मिल्क जाया होता है। और बाकियों के फिगर इससे ज्यादा है, लेकिन मैं थोड़ा लोअर साइड पे ले रहा हूं। अगर ये 20 बिलियन लीटर आप हिसाब तो करें कि क्या हो, 2000 अरब रुपए कहते हैं इसको। क्या 2000 अरब रुपए का जिस मुल्क में मिल्क जाया होता हो, क्या उस इंडस्ट्री को हम रिवाइव करके बचा नहीं सकते? बिल्कुल ठीक है। अब लोग जा रहे हैं रूरल एरिया में, चिलर की फैसिलिटीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यही आज से 10 साल पहले फिगर्स था डबल। बिल्कुल ठीक है। 50% आपका मिल्क जाया होता था, अब 33% पे आ गए। अगर हमने अगले 2 साल में ये 25% पे ले आए तो आप सोचें हमारी इंडस्ट्री कितनी ग्रो करेगी। डेडी साहब एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैंने ऑयल एंड गैस और फिर खास तौर पे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, ये 2 चीजों के ऊपर मैंने करीम डेडी साहब का तबसरा जरूर लेना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की मईशत पे बात हो रही है। अकील भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, आपका बड़ा वर्क भी है इसके ऊपर। LNG का जो मुआहदा हुआ, जो नए वाले लोग हैं, यानी कि अभी जो बाबर साहब वाली टीम है, ये समझती है कि जी पिछले जो थे शायद खाकान अब्बासी और उनकी टीम, वो सारे गलत मुआहदे कर गए थे, कतर के साथ हो या बाकी तमाम चीजों के अंदर गलत मुआहदे कर गए थे, महंगे मुआहदे कर गए थे। ये एक इल्जाम है, हकीकत है, क्या है? मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। शायद खाकान एक रिस्पेक्टेबल आदमी है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पिछले मुआहदे में और इस मुआहदे में थोड़ा फर्क जरूर है। क्रूड से लिंक होता है और 13 एक मिनट आपकी बात काट रहा हूं मैं, क्योंकि आपने फिगर्स देने हैं आगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये भी आप साथ साथ फरमा दीजिएगा, तज्जिया भी इस पे कर दीजिएगा कि पिछला मुआहदा अगर ज्यादा अमाउंट का था तो वो इंतजामी गलती थी या आप समझते हैं कि उस वक्त का तकाजा था? देखिए, पिछली गवर्नमेंट ने जो मुआहिदा किया था वो क्रूड से लिंक था, आज भी क्रूड से लिंक है। पिछला मुआहिदा 13.3 था, अब 10.3 है। ठीक। पिछला मुआहिदा ये था कि आपने मंथली LNG मंगवानी है, ठीक है। अब मंथली में बाद दफा आपकी डिमांड नहीं होती और आपको मंगवाना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको पोर्ट के चार्जेस ज्यादा पड़ जाते हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। इस दफा इन्होंने अक्लमंदी थोड़ी ज्यादा दिखाई है कि इन्होंने साल का बताया कि इतने आप वेसल मंगवाए, ठीक है ना। उसमें फायदा ये होता है कि कभी आपकी डिमांड नहीं होती तो आप उस टाइम एलसी नहीं खोलते, रोक देते हैं। जहां आपकी डिमांड बढ़ती है वहां डबल मंगवा लेते हैं। तो फायदे और नुकसान को इस तरह हम देखें कि इस मुआहदे को अगर आपने साल का रखा है तो साल में बहुत दफा डिमांड आपको डिमांड पड़ती है तो आप डबल मंगवा लेते हैं।
तो उसका बेनिफिट आपको हो जाता है। लेकिन उसमें अगर आप चले जाते हैं तो उसमें आपकी डिमांड नहीं भी होती है, आपको मंगवाना पड़ता है क्योंकि वो पेनलाइज करते हैं अदरवाइज आपको। तो मैं समझता हूँ स्मार्टनेस इस मायदे में थोड़ी सी, और ये पिछली बेवकूफी देख के इन्होंने इस तरह का मुआयदा किया है ना, तो हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते। उस टाइम के हालात में उनको जो लगा उन्होंने काम किया। आज के हालात में और नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, आज के हालात में हम इनको अप्रिशिएट करेंगे कि इनका मुआयदा प्रीवियस से बेहतर है। लेकिन प्रीवियस कंडीशन के बारे में मुझे कोई ज्यादा पता है नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो इन फ्यूचर मैं उसके बारे में जरूर मालूमात इकट्ठी कर लूंगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मुआयदे पे गवर्नमेंट की टीम को और गवर्नमेंट को अप्रिशिएट हमें करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मुआयदा किया। अच्छा अकील करीम डेढ़ साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। खान साहब का वादा भी है कि गरीब आदमी को घर मिलेगा, गरीब आदमी की जरूरत भी है, गरीब से मुराद गरीब कह लें, मुतवसत कह लें, जो भी मामला है। बहरहाल ये है कि एक स्कीम बहुत बड़ी है, पंजाब में काम शुरू हो गया है, वहां पर नए शहर बनने की बात हो रही है, नए प्रोजेक्ट्स आने की बात हो रही है, कुछ चीजें वहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। एक शिकायत भी नजर आई, मैंने टीवी के ऊपर ही देखा कि जी जो हमारे शहबाज गिल साहब हैं वो कह रहे थे कि जी आबाद ने शिकायत की है प्राइम मिनिस्टर को कि जी सिंध हुकूमत या सिंध गवर्नमेंट या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो भी जिम्मेदार है वो उनके प्रोजेक्ट्स को एनओसीज नहीं दे रहा, काम आगे नहीं बढ़ रहा। वज़ीर आज़म ने तंबीह की है, उसके बावजूद भी चीज़ें आगे की तरफ नहीं जा रही। अगर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को देखें, खासतौर पर कराची सिंध के लिए देखें, तो आप क्या समझते हैं कहाँ पर रुकावट है? ये है कितना बड़ा प्रोजेक्ट कराची के लोग? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मैं मीटिंग में था, जिस मीटिंग की आप बात करो उसका मैं पार्ट था। अच्छा, मैं भी सुबह से इनके साथ बैठा हुआ था और 4:30 बजे मीटिंग से बाहर निकला हूँ। तो शिकायतें छोटी मोटी होती हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होती है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की भी है। ठीक, तो बिल्डर्स और हम लोगों की तो ख्वाहिश होगी हमारी हर चीज पूरी हो जाए, लेकिन कुछ हो गई है, कुछ नहीं हुई है। और चीफ सेक्रेटरी साहब एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं और उन्होंने एक पोर्टल सर्विस दी हुई है, उसमें उन्होंने कहा प्रोजेक्ट डाल दें। कुछ हमसे भी कोताहियां हो जाती हैं कि नंबर्स हम कुछ ज्यादा बता देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि काफी प्रोजेक्ट हमारे अप्रूवल हमें मिल चुकी है, कुछ प्रोजेक्ट में रुकावटें हैं और वो चीफ सेक्रेटरी ने आज यकीन दहानी कराई है और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी थे मीटिंग में। आज हमारी 69 मीटिंग, आप ये सोचें 2 साल हो गए हमारी इस कमेटी को, 69 मीटिंगें हो चुकी हैं और कोई मीटिंग 3 घंटे से कम नहीं होती। तो आप ये नहीं कह सकते कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। सूबे सिंध में अगर जारी बात है, सूबे सिंध में इनकी हुकूमत नहीं है, बाकी 3 सूबों में इनकी हुकूमत है। तो सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए भी है, ये भी नहीं कह सकते कुछ नहीं किया। जैसे फिक्स टैक्स पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके बाद आप दूसरे नंबर पे ले लें कि आपकी सीबीटी वगैरह के रेट बहुत कम हुए हैं, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने करके दिए हैं। तीसरी बात, 90% टैक्स बेनिफिट दिया है लो हाउसिंग को। चौथा, आप उठा के देखें कि लो हाउसिंग के लिए मार्कअप काफी कम रेट पे दिया है और वो भी मतलब कामयाबी से जारी है। अब तो बैंकर खुद आके पूछ रहे हैं कि भाई किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए हमसे पहले ले लो। बिल्कुल ठीक है, बैंक अलाइन हो गया, यानी रेगुलर बेसिस पे इनको मॉनिटर कर रहा है और मिनिमम 350 अरब रुपए उनको लेंड करने हैं। इसके साथ साथ लो हाउसिंग में बड़े बड़े ग्रुप भी आए हुए हैं। आज आरिफ हबीब साहब ने मीटिंग में खुद कहा कि मेरे प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया, चीफ सेक्रेटरी का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि मेरे जितने भी मसाइल थे वो तकरीबन हल हो चुके हैं। और इवन में उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की भी तारीफ की। तो देखिए, शिकायतें रहती हैं लेकिन मसाइल हल हो भी रहे हैं, हल भी हो रहे हैं। ठीक, और ये नहीं है ये नई फील्ड है, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मीटिंग चेयर करते हैं, चारों चीफ सेक्रेटरी उसमें बैठे होते हैं। 3 सूबे में डेफिनेट उनकी गवर्नमेंट है तो आसानी से वहाँ चीजें हो जाती है, लेकिन वहाँ अभी भी काम कराची सिंध के मुकाबले में कम है। अच्छा, सिंध का अगर वॉल्यूम देख लेते हैं और बाकी सूबों का वॉल्यूम लेते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे बिल्डर्स इस वक्त सारे एक्टिव हैं, अप्रूवल बहुत सारी उनको मिल चुकी है, काम चल भी रहा है, सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है। 18% की ग्रोथ पहले पाकिस्तान में हमने नहीं देखी थी। स्टील शॉर्टेज है, मिल नहीं रहा।
ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। इसके बाद हम ये कहें कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, तो मैं इसको भी पहले ही आपको बता चुका हूं कि माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री बहुत एक्टिव है, हमारे कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। उसी की वजह से इक्विटी मार्केट में परफॉर्मेंस भी हमने देखी। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों जो इवेंट हुआ है सेनेट इलेक्शन में, उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का खराब भी हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मैंने एक बात आपको पीछे ये भी बताई है कि मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसी जो दुनिया में जानी पहचानी जाती है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, इवन IMF कह रही है, इसके बावजूद भी हम फील करते हैं कि 4% से ज्यादा ग्रो करेंगे। तो ये 4% से ज्यादा ग्रो करने का मतलब समझे। फिर ऑल टाइम हाई हमारी फर्टिलाइजर बिकी है, तो ये भी चीज इंडिकेट करती है कि इस दफा एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। तो काम हर अतराफ में अच्छे से अच्छा हो रहा है। थोड़ी सी मायूसी है कुछ सेक्टरों में, जैसे टूरिज्म वगैरह, कोविड की वजह से होटल बिजनेस, और थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सफर कर रहा है। उसकी भी वजूहत है कि शायद गवर्नमेंट कोई बहुत ज्यादा एड्स वगैरह नहीं दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट का ये काम भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के थ्रू अगर आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक चैनल ग्रो करे तो वो ज्यादा पायदार होता है। गवर्नमेंट अगर ज्यादा पैसे लगाती है तो फिर बदनाम भी होती है गवर्नमेंट। तो मेरा ये ख्याल है इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बेहतरी की तरफ जरूर जाएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। आप लोगों के यहाँ जो सैलरी स्केल कम हुआ है, उसमें हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे, बिजनेस बने, पाकिस्तान के ब्रांड बने, और वो जाके अपने एडवर्टाइज करे, प्राइवेट सेक्टर आए, हाउसिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, वहां से अब आपको बिजनेस भी मिलेगा। तो चीजें आगे बहुत ज्यादा बेहतर से बेहतर हो रही है। मायूसी, हम कहते हैं कुफर है, तो मायूसी की तरफ हम ना जाएं, हम जाएं पॉजिटिव उसमें। और बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है अकील करीम डेढ़ साहब की कि मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला इनकी ज़बान मुबारक करे, पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो तमाम लोग, हम सब तरक्की करेंगे, कौम तरक्की करेगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।